या सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ठीक है. सो ऑक्ट का मतलब आप लोगों को पता होगा, ऑक्ट मींस 8. ओके. सो न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है. एंड ऑक्टेव्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेव क्यों लिखा हुआ है. So, the attempts of Daubernier encouraged the other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. In 1866, John Newland, an English scientist, arranged the then known elements in order of increasing atomic masses. He started with the element having the lowest atomic mass, which is hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element. He found that every eighth element had properties similar to that of the first. सो डॉबरनियर ने जो एक टेबल बनाया था, वो एक इट वाज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द अदर साइंटिस्ट, कि जो बाकी साइंटिस्ट है वो भी देखें कि किस तरीके से नए नए टेबल्स बनाए जा सकते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स को लाया जा सकता है. सो इसी एक अटेम्प्ट में 1866 में जो जॉन न्यूलैंड है, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट, यानी कि ही इज बेसिकली फ्रॉम इंग्लैंड, he is basically from the United Kingdoms. So उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया. उन्होंने जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें जो लोएस्ट एटॉमिक मास था वो था हाइड्रोजन का, एंड ये टेबल एंड हो रहा था थोरियम पे. ठीक है. और इस टेबल में मैक्सिमम ऑफ 56 एलिमेंट्स थे. ठीक है. So he found that every eighth element had properties similar to that of the first one. तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हर आठवां एलिमेंट जो था, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी. ठीक है. So he compared this to the octaves found in music, and therefore he called it law of octaves. It is known as Newland's law of octaves. In Newland's octave, the property of lithium and sodium were found to be the same. Sodium is the eighth element after the lithium. Similarly, beryllium and magnesium resembles each other. A part of the original form of the uh, Newland's octave is given in the table 5.3. सो यहाँ पे जो न्यूलैंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपेयर किया कि अगर हर एक एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रही है, तो उन्होंने इसको कंपेयर किया म्यूजिक के ऑक्टेव्स के साथ. सो म्यूजिक के ऑक्टेव्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो यस, कौन बताएगा? हाँ जी, मैंने बताइए. सारे गामा पाधा नीसा। यस. ठीक है. सो सारे गामा पाधा निसा जो है, उससे इस चीज को रिलेट किया गया, जिसको कि हम ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक बोलते हैं. ठीक है. तो उनको ये दिखाई दिया कि बेरिलियम की जो जो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सोडियम के साथ मैच करती हैं. ठीक है. बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ करती हैं, और इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 यूनिट्स का आ रहा है. ठीक है. सो ये चीज उन्होंने फिगर आउट की, एंड इसको नाम दिया उन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. चलिए, सो टेबल नंबर 5.3 है, जो कि आपको यहाँ पे शो किया गया है. जहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है सा रे गा, सा रे गा मा एंड पाधा निसा. ओके. अभी तो नी सा है, तो सा से फिर दोबारा से रिपीट हो जाता है. ओके. सो यहाँ पे देखिए, ये है आपके पास हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन, देन ये लिथियम. लिथियम के नीचे क्या है? सोडियम. बेरिलियम के नीचे क्या है? मैग्नीशियम. ठीक है. और इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 एलिमेंट्स का आ रहा है. ओके. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को लर्न करना चाहिए. ओके. सो चलिए, ये हो गया है. एंड देन उसके बाद है, आर यू फेमिलियर विद म्यूजिकल नोट्स? सो इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक, there are 7 musical notes in the scale.
which is Saregama Padanisa, and in West they use notation which is Do Re Mi Fa So Lati. ठीक है, so the notes in a scale are separated by whole and half step frequency intervals of tones and semitones. A musician uses these notes for composing the music of a song. Naturally, there must be some repetition of notes. Every eighth note is similar to the first one, and it is the first note of the second scale. ठीक है, so यहाँ पे आपको म्यूजिक के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, which is not that important for you in exam point of view. ठीक है, so अगर हम इसको नहीं भी लर्न करते हैं या नहीं भी इसको समझते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को अभी तक पता चला है न्यूलैंड के ऑक्टेव के बारे में. मोटी मोटी बात वो ये कि न्यूलैंड के जो ऑक्टेव हैं उसमें क्या होता है कि एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करती है. चलिए, then it was found that the law of octaves was applicable only up to calcium, as after calcium every eighth element did not possess properties similar to that of the first one. अब लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन सबसे बड़ी तो ये है कि कैल्शियम तक ही एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती है, उसके बाद नहीं करती. तो अगर हम यहाँ पे टेबल में देखेंगे, कैल्शियम यहाँ पे है, ये देखो, here is the calcium. ठीक है, here is the calcium. सो आप देख रहे हैं कि ये जो टेबल है ये कैल्शियम से आगे भी बहुत ज्यादा है. आई एम सो सॉरी, ये मूव कर गया. ये है कैल्शियम. तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो कैल्शियम है ये तो मिडवे में है. कैल्शियम के बाद भी इतने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं इनमें ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है. इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कर रही है. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं. It was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered, though whose properties did not fit into the law of octaves. दूसरी लिमिटेशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की ये थी कि न्यूलैंड को ये लगा कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं, और अभी अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में कि देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू द ह्यूमन. ठीक है, लेकिन न्यूलैंड को क्या लगा कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं नेचर में. ठीक है, सो इस केस में ये उनका लिमिटेशन बन गया, क्योंकि आगे आगे जो एलिमेंट्स है वो और भी ज्यादा डिस्कवर होते रहे, लेकिन एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड ने अपने टेबल में कोई जगह तो छोड़ी नहीं थी. ठीक है, सो लोगों को अपने फिर न्यू एलिमेंट्स, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उनको अपने न्यू टेबल्स बनाने पड़े. ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ इट, यानी कि जो न्यूलैंड है वो फ्यूचर में जो डिस्कवरीज होने वाली थी उसका आइडिया नहीं लगा पाए. ठीक है, अगर उन्होंने आइडिया लगाया होता तो वो कुछ स्पेस छोड़ देते, क्योंकि उनको दिख रहा था ना कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही हैं. जैसे उनको दिख रहा था कि कैल्शियम के बाद जो एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ नहीं जा रहा है. ठीक है, सो रादर देन कि वो इस चीज को अज्यूम करते कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं, उन्होंने क्या सोचा कि बस जितने एलिमेंट्स आज तक फाउंडेड आज तक मिले हैं, आज तक डिस्कवर्ड हैं, बस वो उतने ही रहेंगे, इसके बाद तो और एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमें इसके बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिले, लेकिन वो न्यूलैंड के टेबल में अकोमोडेट नहीं हो पाए. The next, in order to fit elements into his table, Newland adjusted two elements in the same slot, but also put some unlike elements under the same note. Can you find examples of these from table 5.3? Note that cobalt and nickel are in the same slot, and these are placed in the same column as fluorine and chlorine and bromine, which have very different properties to these elements. Iron, which
resembles cobalt and nickel in properties have been placed far away from these elements. ठीक है, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो ये कि न्यूलैंड की जो प्लेसमेंट थी वो भी थोड़ी सी गलत थी। ठीक है, प्लेसमेंट गलत कैसी थी देखो, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कोबाल्ट एंड निकल, ये हमारे पास कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल हमें पता है कि ये मेटल्स है, लेकिन इसको किसके साथ प्लेस किया गया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ। अब आप सोच के देखो कि कोबाल्ट एंड निकल का हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ कोई मैच है? हाँ जी, मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि कोबाल्ट एंड निकल का क्या क्लोरीन, फ्लोरीन या हाइड्रोजन के साथ कोई मैच है? नहीं, कोई भी मैच नहीं। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन ऑल आर नॉन मेटल्स, ऑल आर गैसेस। लेकिन जो हमारे पास निकल एंड कोबाल्ट है वो मेटल है, वो गैस स्टेट में नहीं है, वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट है वो कहाँ रखी गई, सेम नोट पे, यानी कि सेम ग्रुप में। अब अगर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एफ ई को, यानी कि आयरन को, ये देखो ये हमारे पास एफ ई, लेकिन इसको किसके साथ रखा गया है, ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ। अब आप सोच के बताइए कि एफ ई का कोई मैच है ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ? नो, कोई मैच नहीं। ये तीसरी लिमिटेशन थी। ठीक है, सो जो हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन वाज कि उन्हें ऐसा लगा कि सॉरी, फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हर एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो शेयर नहीं करता था। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि उनको लगा कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और तीसरी लिमिटेशन क्या थी, तीसरी लिमिटेशन हमारी ये थी कि जो स्लॉट्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं थे। स्लॉट्स जो हैं वहां पे ये जस्टिफिकेशन नहीं हो पाई कि कोबाल्ट एंड निकल फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ कैसे मैच करेंगे, एंड जो हमारे पास आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से मैच करेगा। सेकेंडली, कोबाल्ट एंड निकल आयरन के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। कोबाल्ट एंड निकल मेटल है, आयरन भी मेटल है, तीनों ही सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन इनके इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा था। ये देखो, कोबाल्ट एंड निकल कहाँ है, फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन जो हमारा सेवेंथ ग्रुप है उसमें Fe। ठीक है, तो इस चीज का तो कोई मैच ही नहीं था। ठीक है, सो इस वजह से भी जो ये न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स हैं उनकी लिमिटेशंस बढ़ गई। दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली, इसीलिए न्यूलैंड के जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही काम किया, यानी कि कैल्शियम से पहले पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वहां तक तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव है वो बिल्कुल करेक्ट रहा, लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स हैवी होने स्टार्ट हुए वैसे ही जो न्यूलैंड के ऑक्टेव की जो लिमिटेशंस है वो हमें दिखनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है।